वेलकम टू एमएससी स्टूडियो। आज हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10वीं वर्ग के हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें जो चैप्टर बाय चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं। तो चलते हैं सबसे पहले चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि सबसे हिंदी का पहला चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हिंदी का फर्स्ट चैप्टर का जो हमारा नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो ये इसके लेखक जो है भीमराव अम्बेडकर जी हैं। इसके लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी है। और ध्यान दीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? एक निबंध है, क्योंकि ये भी एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से ये कौन सा चीज़ है ना। चलते हैं बिना समय गवाए हुए प्रथम प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रथम प्रश्न है कि श्रम विभाजन, प्रथम प्रश्न हमारा जो प्रथम प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ध्यान रखिएगा भारतीय भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। 3 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, किसके प्रोत्साहन के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और लंदन गए थे? किसके प्रोत्साहन के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए लंदन और न्यूयॉर्क गए? तो याद रखिएगा बड़ौदा के नरेश के अनुशंसा पर, उन्हीं के प्रोत्साहन पर वो उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और लंदन गए। 4 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? तो याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु जो है दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। याद रखिएगा भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के कितने व्यक्ति प्रेरक रहे? तो 3, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तीनों व्यक्ति की याद रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए 3 व्यक्ति प्रेरक रहे। वह 3 व्यक्ति का नाम है कौन कौन है? महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 6 नंबर प्रश्न की ओर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किसका संपादक है? तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जाति भेद का उच्छेद के विषय में इसके विषय में बताया गया है। आगे आते हैं, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? याद रखिएगा लाहौर का वार्षिक सम्मेलन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, आज के उद्योगों में गरीब और उत्पीड़न से सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो जाति प्रथा। याद रखिएगा आज के उद्योगों में या आज के समय में उद्योग, यहाँ पर ध्यान रखिए आज के समय में गरीबी एवं उत्पीड़न का सबसे बड़ा समस्या जो है हमारा जाति प्रथा है। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं तो हम देख पा रहे हैं 9 नंबर जो हमारा प्रश्न है, जाति प्रथा किसका कारण है? जाति प्रथा किसका कारण? याद रखिएगा बेरोजगारी का। जाति प्रथा किसका कारण है? बेरोजगारी का। 10 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन किसका रूप है? तो ध्यान दीजिए श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन का रूप है। श्रम विभाजन जो श्रमिक विभाजन का रूप है। 11 नंबर प्रश्न, जाति प्रथा किसकी रुचि पर आधारित है? तो याद रखिएगा मनुष्य की रुचि पर आधारित है। जाति प्रथा जो है मनुष्य की रुचि पर आधारित है। 22 नंबर प्रश्न की आते हैं, सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। सब समाज की आवश्यकता क्या? श्रम विभाजन। 13 नंबर प्रश्न, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे मानता है? याद रखिए लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण जो है जाति प्रथा को मानता है। आगे दिया हुआ है भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक दिया हुआ, जो पहला पुस्तक है द कास्ट इन इंडिया। सेकंड पुस्तक है देयर मैकेनिज्म। तीसरा है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। अगला पुस्तक है द अनवेंसेस। अगला है हु आर दे। अगला है हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। मतलब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो इसे अब ध्यान में रखना है। 14 नंबर प्रश्न को आते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह किस प्रकार की विद्या है? तो याद रखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है यह एक निबंध है। यह क्या है? निबंध है। और एक पर लास्ट प्रश्न है पहला चैप्टर का 15 नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहेब ने किस भाषा का संपादित किया है? तो कौन है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ध्यान दीजिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ में बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
चलते हैं सेकंड की ओर, सेकंड अध्याय की ओर। सेकंड अध्याय का जो नाम है बीस की दांत। तो बीस की दांत क्या है? कहानी है। ये भी पूछता है कि बीस की दांत क्या है, तो ये कहानी है। और इसके लेखक का नाम जाने तो इसके लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा जी है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिएगा। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, बीस के दांत कहानी कहानी के कौन है? देखो यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर लिखना चाहिए बीस के दांत की कहानी के कहानीकार कौन है? ये कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। इसे सुधार लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। याद रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब अगले 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी के जो नाम थे पंडित रामावतार शर्मा, है ना। आते हैं आगे। नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? याद रखिए, कब बने थे? 1959 ईस्वी में। याद रखिए, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? 1959 ईस्वी को। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 20 नंबर प्रश्न की ओर। नलिन बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा का निधन जो है 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को हो गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि बीस के दांत कैसी कहानी थी? याद रखिएगा, बीस की दांत जो है एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। बीस की दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। आगे आते हैं, बीस की दांत कहानी किस वर्ग को निरूपित करती है? याद रखिए, मध्यम वर्ग को। बीस की दांत कहानी किस वर्ग को निरूपित करती है? मध्यम वर्ग को निरूपित करती है। आते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 22 नंबर प्रश्न है, बीस के दांत कहानी किस वर्ग को निरूपित करती है? तो मध्यम वर्ग की हो गया था। 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। सेन साहिब की बेटी का नाम क्या था? सेन साहिब की बेटी का नाम क्या था? याद है कि सीमा था, रजनी था, आलो था, शेफाली था और आरती था। मतलब सेन साहिब की 5 पुत्री थी, पांचों पुत्री का नाम दिया हुआ है। 24 नंबर प्रश्न है कि कासू का उपनाम क्या था? याद रखिएगा, कासू का उपनाम खोखा था। कासू का उपनाम क्या था? खोखा था। आगे आते हैं, सेन साहिब की गाड़ी का नाम और कीमत क्या थी? याद रखिए, सेन साहिब की गाड़ी का नाम और कीमत थी स्टीमल इंड 7500। स्टीमल इंड 7500। आगे आते हैं, बीस के दांत कहानी यह किस प्रकार की विद्या थी? याद रखिए, बीस के दांत कहानी जो है यह सामाजिक प्रकार की विद्या है। आगे आते हैं, सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहता था? याद रखिए, सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था। 28 नंबर प्रश्न को आते हैं, सेन साहब की गाड़ी किस कलर की थी? याद देखिए, सेन साहब की गाड़ी जो है काली कलर की थी। गिरधर के पुत्र का क्या नाम था? गिरधर के पुत्र का नाम क्या था? याद रखिए, गिरधर के पुत्र का नाम था मदन। क्या नाम था? मदन था। ये सब कहानी पढ़ने के बाद ये सारा प्रश्न आपको पता होनी चाहिए। आते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर कि गिरधर कौन सा काम करता था? तो गिरधर किरानी का काम करता था। कौन सा काम करता था? तो गिरधर किरानी का काम करता था, है ना। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि गिरधर कहाँ रहता था? गिरधर जो है आउट हाउस में रहता था। ध्यान दीजिए, गिरधर कहाँ रहता था? तो गिरधर आउट हाउस में रहता था। अब 32 नंबर प्रश्न, मदन का उम्र क्या थी? तो याद रखिए, मदन का उम्र जो है 6 से 7 वर्ष थी। मदन की उम्र क्या थी? 6 से 7 वर्ष थी। 33 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, सेन साहिब किसके बैंक से अटकर रह गए? सेन साहब जो है किसके बैंक से हटकर रह गए? तो याद रखिएगा, पत्रकार के बैंक से हटकर रह गए। 34 नंबर प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा की कौन कौन सी रचना है? कौन कौन? दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मापदंड, साहित्य तत्व एवं आलोचक, है ना। इन सभी उनके प्रसिद्ध पुस्तक है जो आप लोगों को याद रखना चाहिए। खोखा के दांत किसने तोड़ा? 35 नंबर प्रश्न है, खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो याद रखिएगा, मदन ने तोड़ा। 36वां प्रश्न, खोखा मदन से क्या मांग रहा था? याद है, खोखा मदन से लट्टू मांग रहा था। एक लास्ट प्रश्न है, मदन ने खोखा को कितने दांत तोड़े थे? याद रखिए, मदन ने खोखा के 2 दांत तोड़े थे। ये सब जब आप कहानी को अच्छी तरीके से पढ़िएगा तो ये सब में परेशानी होना नहीं चाहिए। अब आते हैं अध्याय 3 का क्वेश्चन। अध्याय 3 का जो है चैप्टर का नाम जो भारत से हम क्या सीखें। भारत से हम क्या सीखें, और इसके लेखक जो है मैक्स मुलर साहब, है ना। पहला है भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक मैक्स मुलर साहब हैं। और भारत से हम क्या सीखें, यह एक भाषण है। यह एक क्या है? भाषण है। चलते हैं बिना समय गवाए हुए इसके प्रमुख प्रश्न की ओर। हमारा जो प्रमुख प्रश्न है कि 38 नंबर कि मैक्स मुलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, मैक्स मुलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर साहब जी का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था।
39वें प्रश्न की ओर आते हैं। मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? याद रखें, विल्हेल्म मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जी के पिता का नाम जो था विल्हेल्म मैक्स मुलर था। आगे आते हैं। हितोपदेश के जर्मन भाषा का अनुवाद किसने किया? हितोपदेश के जर्मन भाषा का अनुवाद किसने किया? याद रखिएगा, मैक्स मुलर साहब ने किया था। आगे आते हैं। मैक्स मुलर का निधन कब हुआ था? तो याद रखिए, मैक्स मुलर का जन्म 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मुलर का निधन जो 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को हुआ था। मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। मैक्स मुलर को याद रखिएगा, मैक्स मुलर को वेदांतियों को वेदांती किसने कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आगे, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया था? याद रखिए, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि किसने दिया? महारानी विक्टोरिया ने दिया था। आगे आते हैं। भारत से हम क्या सीखे? हिंदी के भाषांतरण किसने किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। भारत से हम क्या सीखे? हिंदी के भाषांतरण किसने किया? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। आगे आते हैं। भारत से हम क्या सीखे? यह किस प्रकार की विद्या थी? याद रखेंगे, भाषण है। कैसी है? भाषण है। आगे 46वें प्रश्न को आते हैं। भारत कहाँ बसता है? तो याद रखिए, भारत लोगों के मनों में बसता है। 47वां प्रश्न है कि हरकस कौन थे? तो याद रखें, वनस्पति मनोवैज्ञानिक। हरकस कौन थे? वनस्पति मनोवैज्ञानिक थे। 48वें प्रश्न की आते हैं। मेघदूत का जर्मन का अनुवाद किसने किया? मेघदूत का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया? तो मैक्स मुलर साहब ने किया था। अब आते हैं 48वें प्रश्न हो गया। अब आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। हमारा जो 49वां प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो याद रखिए, ग्रामीणों में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सच्चे भारत का दर्शन हो सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि दारिस क्या है? तो याद रखिए, दारिस सोने का प्राचीनतम सिक्का है। दारिस क्या है? सोने का प्राचीनतम सिक्का है। आगे आते हैं। दारिस नामक सोना के सिक्के से भरा घड़ा किसे और कहाँ मिला था? याद रखिएगा, दारिस नामक सोने से भरा सिक्का जो वारेन हस्टिंग को वाराणसी के पास मिला था। 52वां प्रश्न है। वारेन हस्टिंग को सोने के सिक्के से भरा कितने घड़े मिले थे? याद रखिए, 172। यानी कि वारेन हस्टिंग को सोने के सिक्के से भरा कितना घड़ा मिला था? तो 172 घड़ा मिला था। आगे आते हैं। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन संचार हो चुका है? किसके अध्ययन में भारत का नवजीवन संचार हो चुका? तो याद रखें, नीति कथा। किसके? नीति कथा। आगे आते हैं कि शाहनामा के रचनाकार कौन है? शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो लेकिन शाहनामा का रचनाकाल कब हुआ? तो याद रखें, 10वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी में हुआ था। आगे आते हैं। अल्पज्ञ पिता कैसा होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा होता है? तो दयनीय होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा होता है? दयनीय होता है। आगे आते हैं। दधीचि मुनि के हड्डी से क्या बना? दधीचि मुनि के हड्डी से क्या बना? तो इंद्र का वज्र बना। इंद्र का क्या बना? वज्र बना। आते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। 57 नंबर जो हमारा प्रश्न है, किस देश के लोग बड़े नख होते हैं? किस देश के लोग बड़े नख होते हैं? तो गौड़ देश के लोग। गौड़ देश के लोग जो है बड़े नख होते हैं। आगे आते हैं। मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया था? याद रखिएगा, 18 वर्ष के उम्र में मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन आरंभ किया? तो 18 वर्ष के उम्र में। 59 नंबर प्रश्न है। सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अस्त्रों के संचयन को सहजात वृत्तियां कहा जाता है। आते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर, अध्याय 4 की ओर आते हैं। अध्याय 4 का जो नाम है, नाखून क्यों बढ़ता है? नाखून क्यों बढ़ता है? और इसके लेखक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नाखून क्यों बढ़ता है? इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ता है? यह एक निबंध लेख है। कैसा है? निबंध लेख है। आगे प्रश्न, इसके प्रथम प्रश्न की ओर आते हैं। 60 नंबर प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे आते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ था? याद रखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन जो है 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। आगे आते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह कहानी किससे संकलित है? याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ता है, यह कहानी किससे संकलित है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथ से संबंधित है। आगे आते हैं। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं।
63 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 63 नंबर जो प्रश्न है, अल्पक पिता कैसे जीव होते हैं? अल्पक पिता कैसे जीव होते हैं? तो एक दयनीय जीव होते हैं, है ना। लेखक के अनुसार निर्लज अपराधी कौन है? तो याद रखिएगा, लेखक के अनुसार निर्लज अपराधी कौन है? नाखून है। आगे आते हैं, दधीचि मुनि के हड्डी से क्या बना? तो इंद्र का वज्र, तो तो बताए थे। आगे आते हैं, कामसूत्र के रचिता कौन है? तो याद रखिए, कामसूत्र के रचिता बादशाह है जी है। अगला एक, नाखून क्यों बढ़ता है? किसका प्रतीक है? तो नाखून क्यों बढ़ता है? किसका प्रतीक है? पशुता का। आगे आते हैं, किस देश के लोग बड़े बड़े नखों को रखते हैं? तो याद रखिएगा, गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नखों को रखते हैं। आगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 70 नंबर प्रश्न का आता है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते हैं, यह युक्ति किसकी है? तो कालिदास। कालिदास ने कहा कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते। यह युक्ति किसने कहा? कालिदास के द्वारा कहा गया था। आगे आते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं कौन कौन से हैं? याद रखिए, अशोक के फूल, कल्पकता, चीर और वितर्क, आलोक पर्व, अनाम दास का पौधा, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका इत्यादि है। और एक लास्ट है कि ललित निबंध क्या है? नाखून क्यों बढ़ता है। आते हैं अध्याय 5 की बात करते हैं। तो अध्याय 5 की जो बात करते हैं, ये क्या चीज़ है? अध्याय 5 जो है नगरी लिपि है। अध्याय 5 का क्या नाम है? नगरी लिपि। और नगरी लिपि क्या है? एक निबंध है। अध्याय 5 का नगरी लिपि, नगरी लिपि का एक निबंध है। और इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले। इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी हैं। आते हैं इसके अगले की इसके प्रथम प्रश्न की ओर आते हैं। इसका जो प्रथम प्रश्न है कि गुणाकर मूले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, गुणाकर मूले का जन्म जो है 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। 1935 ईस्वी में कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। आगे आते हैं, नगरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिए, नगरी लिपि पाठ के लेखक जो है गुणाकर मूले जी है। आगे आते हैं, गुणाकर मूले का निधन कब हुआ था? तो याद रखिए, गुणाकर मूले का निधन जो है 2009 ईस्वी में हुआ था। आगे आते हैं, नगरी लिपि किससे संकलित है? याद रखिए, नगरी लिपि भारतीय लिपियों की कहानी है। आगे आते हैं, गुणाकर मूले की कौन कौन सी रचनाएं हैं? याद रखिए, गुणाकर मूले के अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्रलोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा इत्यादि इत्यादि है। आगे आते हैं, बेतमा दान पत्र किस समय का था? बेतमा दान पत्र किस समय का था? तो 1020 ईस्वी का था। आगे आते हैं, देवनागरी लिपि के अक्षरों के टाइप कब बनी? देवनागरी लिपि के अक्षरों के टाइप कब बनी? दूसरी सदी में बनी थी। आगे आते हैं, दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती है? 80 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती है? तो नदी नागरी लिपि। क्या कहलाती है? नदी नागरी लिपि कहलाती है। आगे आते हैं, देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई? काशी को। देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई थी? काशी को। आते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। हमारा जो 82 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के आदि कवि कौन थे? हिंदी के आदि कवि कौन थे? कौन थे? सरहपाद। हिंदी के आदि कवि कौन थे? सरहपाद। आगे आते हैं, नगरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला? नगरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला? तो दक्षिण भारत से हमें मिला। आगे आते हैं, सहरपाद की कृति क्या है? तो आज के दोहा कोश। सहरपाद की कृति क्या है? दोहा कोश है। आगे आते हैं, राष्ट्रकूट कहाँ के रहने वाले थे? याद रखिए, राष्ट्रकूट कहाँ के रहने वाले थे? तो कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। आगे, आमोद वर्ष कौन था? आमोद वर्ष कौन था? तो प्रख्यात राष्ट्रकूट। आमोद वर्ष कौन था? प्रख्यात राष्ट्रकूट था। आगे आते हैं, आमोद वर्ष राजा कब बना था? तो 9वीं शताब्दी में। आमोद वर्ष राजा कब बना था? 9वीं शताब्दी में बना था। बेतमा कहाँ स्थित है? बेतमा कहाँ स्थित है? तो इंदौर में स्थित है। बेतमा कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। 90 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपाद की रचना है। ध्यान दीजिए। आते हैं अध्याय 6 की ओर। इसमें से पूरा चैप्टर का जो कहानी का जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये कहानी का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक वीडियो में कर देंगे। और काव्यखंड का एक प्रश्न, काव्यखंड का जो पूरा अध्याय का जो ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, वह सभी एक वीडियो में कर लेंगे। आते हैं अध्याय 6 की ओर आते हैं। अध्याय 6 की ओर आते हैं। अध्याय 6 के जो उसका नाम है, कहानी चैप्टर का जो नाम है बहादुर, और इसके लेखक जो है अमरकांत जी हैं। कौन सा है? अमरकांत जी है। बहादुर एक कहानी है। तो बहादुर कहानी आप पढ़े होंगे तो बहुत सुंदर भी लगा होगा, अच्छा भी लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा। यदि आप कहानी पढ़े होंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होना चाहिए।
तो पहला प्रश्न जो है माने 91 नंबर प्रश्न में पहुंच गए कि बहादुर पाठ के लेखक कौन है। तो अमरकांत जी है। कौन सा है? अमरकांत जी है। बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत जी है। आगे आते हैं, बहादुर कैसी कहानी थी। याद रखिएगा, बहादुर जो है एक सामाजिक कहानी है। बहादुर क्या एक सामाजिक कहानी है। आगे आते हैं, अमरकांत जी का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, अमरकांत जी का जन्म जो है जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। अमरकांत जी का जन्म जो है जुलाई 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे आते हैं, बहादुर किसकी कहानी है। याद रखिएगा, एक नेपाली गबई गोरखे की है। बहादुर किसकी कहानी है? एक नेपाली गबई गोरखे की है। आगे आते हैं, निर्मला कौन थी। याद रखिएगा, निर्मला जो है अमरकांत की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? अमरकांत की एक पत्नी थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है 96 नंबर प्रश्न में आ गए हैं कि बहादुर कहाँ के रहने वाला था। तो याद रखिए, बहादुर नेपाल के रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? नेपाल के रहने वाला था। आगे है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था। तो माँ के मार के कारण वो भाग गया था। आगे जो है, जिंदगी और जो किसकी रचना है। जिंदगी और जो किसकी रचना, याद रखिएगा, अमरकांत की रचना है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 99, रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपये खोए थे। मिस्टेक है, देखो, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खोए थे। तो 11 रुपये खोए थे। ध्यान रखिएगा। बहादुर का पूरा नाम क्या था। अगला, बहादुर का पूरा नाम क्या था। याद रखिएगा, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। 101 नंबर प्रश्न आते हैं, बहादुर कहाँ सोता था। तो याद रखिएगा, बहादुर बरामदे में सोता था। आगे है, अमरकांत की कौन कौन सी प्रमुख रचना। याद रखिए, जिंदगी और जोक, देश के लोग। आगे है, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सभी उसका प्रमुख है। आगे आते हैं, अमरकांत के कौन कौन से उपन्यास है। अमरकांत के कौन कौन से उपन्यास है। जैसे काले और उजले दिन, सुखजीवी, सूखा पत्ता, बीच की दीवार, ग्राम का बिका बानर, ये सब है। और एक लास्ट प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था। तो पैसे चुराने का आरोप लगाया था। ध्यान दीजिए, पैसा चुराने का आरोप लगाया था। आते हैं अध्याय 7 की ओर। अध्याय 7 की हम देखें तो अध्याय 7 का जो लेख का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। क्या नाम है? परंपरा का मूल्यांकन। और इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा जी है। कौन है? रामविलास शर्मा जी है। इसके लेखक जो है रामविलास शर्मा जी है। और यह एक क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। अब आते हैं प्रश्न की ओर आते हैं हम कि इसके पर 105 नंबर प्रश्न, इसका प्रथम प्रश्न जो है कि परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। तो परंपरा के मूल्यांकन पाठ के लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। अगले प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर रामविलास शर्मा का जन्म जो है 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन कब और कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा का निधन 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। आगे आते हैं, परंपरा का मूल्यांकन किससे संकलित है। तो परंपरा का मूल्यांकन जो है परंपरा का मूल्यांकन से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 109 नंबर प्रश्न जो है हमारा कि डॉक्टर रामविलास शर्मा की कौन कौन सी रचना है। याद रखिएगा, कौन कौन सी रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है प्रेमचंद और उसका युग, तीसरा है भाषा और समाज, चौथा है भारत की भाषा, है ना, ये है। 110 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जारशाही कहाँ थी। जारशाही कहाँ थी। तो फ्रांस में थी। कहाँ पर थी? फ्रांस में थी। आगे आता है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ की विद्या क्या है। एक निबंध है। आगे आते हैं, रामविलास शर्मा क्या थे। तो रामविलास शर्मा एक आलोचक थे। ध्यान दीजिएगा। आगे है, दूसरों की नकल पर लिखा गया साहित्य कैसा था। तो अधम था, है ना। आगे आते हैं, निराला की साहित्य साधना किसकी रचना थी। तो रामविलास शर्मा के। निराला की साहित्य साधना किसकी रचना थी। रामविलास शर्मा की। आगे है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका रही है। कैसा रही है? निर्णायक रही है ना। आगे है, प्रगतिशील साहित्य का विचार था। कैसा था? मार्क्स के विचारों से। प्रगतिशील साहित्य का विचार था। कैसा था? मार्क्स से सिद्धांतों का था। आगे आते हैं,
अध्याय 7 में हम पहुंच गए। अध्याय 7 में अध्याय 8 में पहुंच गए और अध्याय 8 का नाम है जीत जीत में निखरत हूँ, है ना। इसके लेखक जो है बिरजू महाराज जी हैं, बिरजू महाराज जी हैं, और ये एक साक्षरताकार है। क्या है? एक साक्षरताकार है। इसका प्रथम प्रश्न की बात करें तो इसका प्रथम प्रश्न है जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ के लेखक कौन? पंडित बिरजू महाराज, है ना। दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। जीत जीत में निखरत हूँ पाठ की विद्या क्या है? साक्षरताकार है। क्या है? साक्षरताकार। आगे है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ। लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है 4 फरवरी 1938 ईस्वी को लखनऊ के जफरीन अस्पताल में हुआ था, है ना। आगे आते हैं। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? तो उनके बाबूजी थे। कौन थे? उनके बाबूजी थे। आगे आते हैं। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे? याद रखिएगा, बिरजू महाराज नर्तक शैली के कथक थे, है ना। आगे आते हैं। बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? याद रखिए, बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। आगे आते हैं। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? याद रखिएगा, बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से जो था। आगे है। बिरजू महाराज को संगीत पाठक अकादमी पुरस्कार किस उप में किसके लिए मिला था? तो उप 27 के लिए मिला था। यहाँ पर 2 प्रश्न और है कि बिरजू महाराज ह्यूसन में कितने पैसे कमाते थे? सॉरी, ह्यूसन नहीं, ट्यूशन होना चाहिए, मिस्टेक हो गया। बिरजू महाराज ट्यूशन में कितने पैसे कमाते थे? तो 50 रुपये कमाते थे। कितने रुपये? 50 रुपये कमाते थे। आगे है। नरने पत्रिका क्या है? नरने पत्रिका क्या? एक रंग कर्मी है, एक रंग कर्मी है। आगे आते हैं। अवन्यू क्या है? अवन्यू क्या है? ललित निबंध है। अवन्यू क्या है? एक ललित निबंध है। इसके लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी जी है। कौन है? अशोक वाजपेयी जी। इसके प्रथम प्रश्न है अवन्यू पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिए, अवन्यू पाठ के लेखक जो है अशोक वाजपेयी जी हैं। 128वां प्रश्न है अशोक वाजपेयी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। आगे है। अशोक वाजपेयी के माता पिता का क्या नाम था? याद रखिए, अशोक वाजपेयी के माता का जो नाम था निर्मला देवी और पिताजी का जो नाम था परमानंद वाजपेयी। ये दोनों चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं। अवन्यू क्या है? तो याद रखिए, मध्ययुगीन ईसाई धर्म का मठ। अवन्यू क्या है? मध्ययुगीन ईसाई धर्म का क्या था? मठ था। आगे आता है। अशोक वाजपेयी लाल सतलुज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिन तक। अशोक वाजपेयी जो है लाल सतलुज में कितने दिनों तक रहे? 19 दिनों तक रहा। आगे आता है। लाल सतलुज क्या है? तो याद रखिए, इस एक ईसाई मठ है। लाल सतलुज क्या है? एक ईसाई मठ है। आगे आते हैं। पिकासो कौन था? पिकासो कौन था? पिकासो एक चित्रकार था। पिकासो कौन था? एक चित्रकार था। अवेन्यू कहाँ स्थित है? याद रखिएगा, अवेन्यू जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित था। आगे आता है कि अवेन्यू किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा, अवेन्यू जो रोन नदी के किनारे स्थित था। बलिनब क्या है? बलिनब क्या है? याद रखिएगा, एक गांव। बलिनब क्या है? एक गांव का नाम है। आगे आते हैं। अशोक वाजपेयी के कौन कौन से रचनाकार है? याद रखिए, शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत तक में, तत्पुरुष, कहीं नहीं वही, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, है ना। ललित रचना, ललित रचना क्या है? अवेन्यू है ना। कह रहा है कि ला मादा मोजेल दा अवेन्यू किसकी कृति है? तो पिकासो की कृति है ना। ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अध्याय 10 की ओर आते हैं। अध्याय 10 के कहानी का जो कवि अध्याय का जो नाम है मछली, और इसके लेखक कौन है? विनोद कुमार। और मछली एक कहानी है। मछली एक क्या है? कहानी है। इसके प्रथम प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी प्रश्न नंबर 140 पहुंच गए। मछली कहानी के लेखक कौन है? याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को राजनांद गांव में छत्तीसगढ़ में हुआ था, है ना। 142वें प्रश्न को चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता कब प्रकाशित हुआ? तो याद रखिए, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता जो है 1971 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 143वें प्रश्न की बात करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास
नौकर की कमीना पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है? याद रखिएगा, मनी कौल के द्वारा। कह रहा विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास नौकर की कमीना पर किनके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया? मनी कौल के द्वारा। आगे आते हैं, विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1920 ईस्वी में मिला। आगे आते हैं 145 नंबर प्रश्न की ओर। 145 नंबर प्रश्न है, मछली कहानी किससे संकलित है? तो महाविद्यालय से संबंधित है ना। आगे आते हैं, मछली किस प्रकार की कहानी थी? याद रखें, मछली एक सामाजिक कहानी है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, संतु भाग्गू के पीछे क्यों भागा था? तो याद रखें, मछली छीनने के लिए। संतु भाग्गू के पीछे मछली छीनने के लिए भागा था। आगे आते हैं, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो मछली। क्या मांगना चाहता था? मछली। आगे आते हैं, मछली कहानी किस वर्ग का चित्रण करता है? तो याद रखिएगा, मध्यम वर्ग का चित्रण करता है। लेखक के पिता बाजार से कितनी मछलियाँ लाए थे? तो याद रखिएगा, 3 मछलियाँ लाए थे। आगे आते हैं, मछली लेकर कौन भागा था? याद रखिएगा, मछली लेकर संतु भागा था। आगे, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था? तो उसकी बहन ने। आगे कह रहा है, विनोद कुमार शुक्ल के कुछ प्रमुख उपन्यास है। कौन कौन? नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेगा, दीवार में एक खिड़की इत्यादि। अगला है, पेड़ का कमरा किसकी रचना है? पेड़ की कमरा किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है। अब 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 11 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, नीचे कर लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 11 नंबर अध्याय जो है नौबत खाने की इबाबत। 11 नंबर इतिहास जो है नौबत खाने की इबाबत, और यह इसके लेखक जो है यतेंद्र मिश्र जी हैं। यतेंद्र मिश्र जी है ना। इसके प्रथम प्रश्न की ओर आते हैं। प्रथम प्रश्न, नौबत खाने में इबाबत पाठ के लेखक कौन है? यतेंद्र मिश्र जी। तो आपको शुरू में मिल गया। 156 नंबर प्रश्न, नौबत खाने में इबाबत पाठ के केंद्र में है। केंद्र में क्या है? तो बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने की बात पाठ के केंद्र में क्या है? बिस्मिल्लाह खां है। आगे आते हैं, यतेंद्र मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिए, यतेंद्र मिश्र का जन्म जो है 1977 ईस्वी में अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे आते हैं, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? तो याद रखिए, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम जो है अमरुद्दीन है। क्या है? अमरुद्दीन है। आगे आते हैं, बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, डुमरांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? डुमरांव में हुआ था। बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ जाते थे? बिस्मिल्लाह खान रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बालाजी मंदिर में। कहाँ जाते थे? बालाजी मंदिर में जाते थे। नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता था? नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता था? शहनाई में होता था। किस में होता था? शहनाई में किया जाता था। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खां को किस सम्मान से संबोधित किया? तो भारत रत्न से। भारत सरकार ने बिस्मिल्लाह खान को किस सम्मान से संबोधित किया? भारत रत्न से। आगे आते हैं, बिस्मिल्लाह खान का बड़े भाई का क्या नाम था? शमसुद्दीन। क्या नाम था? शमसुद्दीन था। बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? मुहर्रम। कह रहा बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम है? तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ है। आगे आते हैं, नौबत खाने की इबाबत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो व्यक्ति चित्र है। कौन सी व्यक्ति चित्र है? आगे आते हैं, कह रहा बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो शहनाई से। किससे? शहनाई से। आगे प्रश्न है, कुलसुम कौन थी? कुलसुम कौन सी? हलवाइन। कौन थी? हलवाइन थी। आगे आते हैं, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? याद रखिएगा, 21 अगस्त 2006 ईस्वी में हुआ था। एक लास्ट प्रश्न है, इबाबत का अर्थ क्या होता है? तो उपासना। क्या होता है? उपासना। और ये 12 नंबर अध्याय पहुंच गए हैं, शिक्षा और संस्कृति। और ये इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। और ये एक शिक्षा छात्र है। अपने कहानी का जो पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसको एक वीडियो में कर देंगे, और हिंदी काव्यखंड का जो है उसको टोटल एक वीडियो में कर देंगे। तो आज कहानी वाला शायद लास्ट होगा, है ना। तो ये है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? याद रखिए, महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। आगे आते हैं, महात्मा गांधी का माता पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी का माता का नाम पुतलीबाई था, और इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका को मैंने कि जीवन काल क्या है? मतलब जीवन काल का मतलब 1893। महात्मा गांधी जो है 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए, और 1914 ईस्वी में 1915 ईस्वी में लौट कर हुआ चला है। जीवन काल मतलब 1893 ईस्वी से लेके 1914 ईस्वी तक वहाँ रहे दक्षिण अफ्रीका में, और 1915 में वो लौट कर चला है।
देखो नीचे महात्मा गांधी भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में लिखा हुआ। आगे कह रहा है महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा, तो याद रखें रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा कहा। आगे गांधी जी के कौन कौन सी रचना थी, याद रखें सत्य के साथ मेरा प्रयोग, हिंद स्वराज। ऐसे तो महात्मा गांधी ने कई पुस्तकों की रचना की है। अब 177 नंबर प्रश्न आते हैं, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो याद रखें हरिजन पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे आते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी, दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा किया गया था। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था, ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं, शिक्षा और संस्कृति कैसी कहानी है, तो यह एक निबंध है। यह क्या है, निबंध है। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे मानते थे, याद रखिए बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को वह मानते थे। आगे आते हैं, गांधी जी का हथियार क्या था, याद रखिए गांधी जी का हथियार जो अहिंसा और सत्याग्रह था, ये दो हथियार था उनका। आगे गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, याद रखिए शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण को मानते थे। 184 नंबर प्रश्न है, टोल्स्टॉय कौन था, रूसी लेखक था। टोल्स्टॉय कौन था, एक रूसी लेखक था। ये कहानी का 12 लेसन का जो महत्वपूर्ण प्रश्न था आपके एग्जाम के दृष्टि से, ये सारा प्रश्न हम कंप्लीट करवा चुके हैं। यदि अब इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और नीचे काव्यखंड का जो है काव्यखंड का प्रश्न उत्तर है, जो मैं अगले वीडियो में कराऊंगा और अगले वीडियो में देखिए कल हम अपलोड करेंगे अगला वीडियो, है ना। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल घंटे को भी दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सकें। जय हिंद।